बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह। एपिसोड नंबर 24। सब के निकलते ही वो अपने कमरे में आई थी और वो जो हमना ने लिखा था इसको रीड करके अल्फाज से अल्फाज जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगर मुस्तजाब कातिल है तो इस तरह नूरे भी हिस्सेदार है। नहीं मशाम, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कौन है जो मुस्तफ़ा के साथ ऐसा कर सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है मुस्तजाब नहीं, वो भाई है और जान देता है इस पर। वो नहीं तो फिर कौन? नूरे। लेकिन ये अकेली नूरे नहीं कर सकती है। फिर अभी वो इसी सोच में थी कि वजदान धाड़ करके कमरे में दाखिल हुआ और इसके सर पर सवार हुआ। तुमने क्या कहा है? मुस्तजाब को गुस्से से रगें तन हुई थी, आंखें लाल हो रही थी। मशाम ने रुख इसकी जानिब किया जो इस कदर हैरत से बोली थी। क्या मतलब? तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है मुस्तजाब कौन है? मुस्तफ़ा का और क्या लगता है? आई नो, मैं जानती हूँ मुस्तजाब मुस्तफ़ा का कौन है। वो बिल्कुल मुतमईन अंदाज में बोली। तो तुम क्या पागल हो जो तुम इसको बोल रही हो कि कातिल वो है? यार हद होती है। मशाम ने जबड़े बीछे और संजीदगी से बोली। मुझे नहीं पता आपको क्या बोला गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो भी बात हुई है वो एक पार्ट था। इसमें मैं नहीं चाहती थी दोबारा बात हो। वो बोलकर बेड पर जाने लगी थी। वजदान ने इसी वक्त इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो इसके सीने से लगती, लेकिन बर वक़्त इसने अपने हाथ इसके सीने पर हायल किए थे। वजदान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तुम्हें इल्म है तुम क्या बोल रही हो? मशाम बेग भाई हैं वो मेरा, कितने दर्द में है तो वो तुम्हारी इस बकवास बात की वजह से। तो मैं क्या करूं? इसका लहजा बिल्कुल स्पष्ट था। यार कैसी हो तुम? एहसास है तुम्हें? रो रहा है वो और एक ही बात बोल रहा है, वो कातिल नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है? यार तुम क्या बोल चुकी हो? मैंने ये कहा था कि मिस्टर वजदान वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं अब भी यही बोल रही हूँ। वो भी इसकी आंखों में देखकर बोली थी। आप खुद बताएं, मुस्तफ़ा ने आखिर में थप्पड़ इसी को मारा था। हो सकता है वो अपनी बगैरती का बदला लेने के लिए भी कत्ल कर सकता है। तुम क्या पागल हो? कौन अपनी बगैरती का बदले में, बेइज्जती के बदले में कत्ल कर देगा? अच्छा तो आप बोल रहे हैं ये बात के कोई बेइज्जती के बदले कत्ल कर देगा? हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो मज़ीद तेज से बोला था। यही बात मिस्टर वजदान शाह मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। कौन सिर्फ एक बेइज्जती पर कत्ल कर देगा? इतना सेंस नहीं है आप लोगों में? वो भी इसकी आंखों में देखकर धाड़ने वाले अंदाज में बोली। वजदान ने यकदम इसका बाजू छोड़ा। मैंने कहा था ना आपसे, अशर बेग भी सिर्फ एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए कभी कत्ल नहीं कर सकता। और रही बात मुस्तजाब की, तो हाँ हम शक कर सकते हैं इस पर भी। वजदान बिल्कुल साकित हो गया था इसकी बात से। कहीं ऐसे को जहाँ लग रहा था अभी भी कि अशर कातिल हो सकता है, यकदम ख़त्म हुआ था। तुम्हें क्यों लगता है? मुस्तजाब का अब लहजा कदरे धीमा था। नहीं, मुझे कन्फर्म अभी भी नहीं लगता है मुस्तजाब कातिल है, क्योंकि आखिरी झड़प इसकी नूरे से भी हुई थी और आर्यन से भी। लेकिन आर्यन अभी हस्पताल में है, वो आ जाए आखिर फिर वही बचता है ना। लेकिन मशाम वो बातचीत नहीं कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है। वो बिल्कुल खामोश है। डॉक्टर बोल रहे हैं वो सदमे की वजह से ऐसा हुआ है। इसको एक बार आने तो वो दो, वो सारा मुंह मैं खुद खुलवा लूँगी। वो फिर भी वही बोलूँगा कि तुमको मुस्तजाब से ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। वो रो रहा है। यार मुस्तजाब बहुत प्यार करता था मुस्तफ़ा से। कहाँ है वो? मशाम का दिल यकदम भारी सा हुआ था। नीचे लॉन में है और ना ही वो किसी से कुछ बोल रहा है ना बात कर रहा है। मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, आप ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मैं देखती हूँ। वो बोल कर जाने लगी लेकिन वजदान की अगली बात से रुकी और अपनी हंसी का गला घोंटते हुए मुड़ी। ये तीसरा लड़का कौन था वैसे? वो कौन तीसरा लड़का? हमज़ा? नहीं, वो ब्लैक शर्ट वाला, दांत पीस कर बोला। अच्छा, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, एसपी उमैर सदीकी। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है इससे, बहुत से केसेस में मेरा साथ दिया है इसने। अच्छा जाओ मुस्तजाब के पास। वजदान का चेहरा लाल हो रहा था। वो बात बदलते हुए बोला था। मिस्टर वजदान शाह, वो जाते जाते फिर रुकी थी। एक बात याद रखना, इस केस के सॉल्व होते ही हम अलग हो जाएंगे। इस बात से मैं आपको पलटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो रुकी नहीं थी, नीचे लॉन की जानिब बढ़ गई थी। पीछे इसको अजीब सी कैफियत में छोड़कर बर काफ़ी देर से हिफ्ज़ा को गुस्से से घूर रहा था, जो सिर्फ रोने में मसरूफ़ थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसको उठाकर कमरे से बाहर फेंक दे। पहले अलग मुस्तजाब की परेशानी, अब ये इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सवाए गुस्से के कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी भी वो किसी काम से आया था, लेकिन इसको रोता देखकर 36 बार पूछ चुका था कि आखिर बात क्या है। लेकिन वो हुन्नवास खामोशी से सिर्फ रोए जा रही थी। एक बार फिर खुद को कंपोज किया और अपने गुस्से को काबू करके बोला। हिफ्ज़ा, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो? इस कदर मुझे बाहर जाना है। यार मुस्तजाब की हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ एक दफ़ा तो बता दो, मैं रिलैक्स होकर इसके पास चला जाऊं। तो जाओ। वो तुम यहाँ से क्यों आ रहे हो?
میرے پاس وہ روتے ہوئے بولی تھی، لیکن کسی کو میرے سے پیار ہی نہیں ہے، میں کسی کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں، تم میرے سب لوگ چومو ہو۔ حفظہ یہ نہیں بولا کرو، چومو وغیرہ، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہ بولوں، میری مرضی، میرا منہ، بولوں گی، بار بار بولوں گی، بڑے آئے چومو کہیں گے۔ برق کو ایک غصہ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، لیکن وہ اس کی ایسی حالت میں چھوڑ کر باہر نہیں جا پا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے غصہ پینے کی کوشش کی اور اٹھ کر اس کے قدموں کے قریب بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے، اس نے ہاتھ نہیں چھوڑے تھے اور اس لیے برق نے بھی اپنی پکڑ ہلکی رکھی تھی۔ پلیز ایک دفعہ بتاؤ کیا بات ہے یار، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ حفظہ نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اس کی چہرے کو دیکھا اور ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی، مشام آپو نہیں مار رہی ہے، وہ کیوں ہے مجھ سے اتنی خفا؟ انہوں نے میری جگہ، اپنی حفظہ کی جگہ کسی اور لڑکی کو دے دی، انہوں نے میری جگہ کسی اور کو رکھ لیا، وہ تو میری آپو ہے نا، تو وہ میری جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتی ہیں؟ آواز کافی بھاری ہو رہی تھی رونے کے باعث۔ اس کی آواز سن کر برق نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑا ہوا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تمہاری آپو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم رو مت، وہ مان جائے گی، تم بات کرو گے؟ وہ نہایت ہی نم لہجے میں ایک کاج سے بولی تھی۔ ہاں میں باہر ہی جا رہا ہوں مستجاب کے پاس، پھر ان سے بات کر کے ہی واپس آؤں گا۔ وہ کیا وہ مان جائیں گی؟ تم پریشان مت ہو، میں ہر ممکن کوشش کروں گا ان کو منانے کی، اور جب تک تم فریش ہو جاؤ، میں جب آؤں تو مجھے سوتی ملو، آئی سمجھ؟ اس نے اچھے بچوں کی طرح سارے ہلاتے ہوئے کہا تھا اور اس کو رام کر کے نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ مشام نیچے لان میں آئی تو اس کو سامنے ہی بینچ پر مستجاب سر جھکائے بیٹھے ملا، کندھے بھی جھکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے برابر میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مستجاب نے محسوس تو کر لیا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھا، لیکن سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تو تم ناراض ہو مجھ سے؟ مشام اپنی سنجیدہ آواز میں ہی بولی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ واقعی رو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مشام کو دل کو کچھ ہوا تھا، اس بار وہ بہت غلط بول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نادم بھی تھی اور ساتھ ہی پشیمان بھی تھی۔ اس نے اس کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لہجے کو مضبوط بناتے بولا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر یہاں اکیلے اندھیری رات میں کیوں بیٹھے ہو؟ تارے گننے؟ نہیں، بس کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، لیکن مجھے تم کو جواب دینا پڑے گا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ عجیب زبردستی ہے، میں کسی کو جواب نہیں دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ برق مستجاب کے پاس ہی آ رہا تھا، اس کی بات سن کر پیچھے ہی رک گیا۔ وجدان بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ برق کو ٹھہرا دیکھا وہ بھی ان کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ روز دیکھتا تھا کہ اس کے سارے کام کرنے والے بہت خوش اور سکون سے رہتے تھے، لیکن وہ سکون اور خوشی بادشاہ کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا اور اس نے یہ بات اپنے وزیر سے بولی تو وزیر نے بادشاہ سے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ایک کام کریں، ان میں سے کسی ایک ملازم کے گھر کے پاس ایک جار میں 99 اشرفیاں ڈال کر رکھ دیں، لیکن اس جار پر ساتھ میں یہ لکھ دیں کہ اس میں 100 اشرفیاں موجود ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اس سے کیا ہوگا؟ واقعی تعجب کی بات ہے نا کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن بادشاہ نے وزیر کی بات پر عمل کیا اور ایک جار میں 99 اشرفیاں ڈال کر ایک گھر کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن اس پر کیا لکھا تھا؟ اس میں آپ کے لیے 100 اشرفیاں ہیں۔ پھر اس گھر کے مالک نے وہ جار اٹھایا اور گھر میں گیا۔ گھر والوں نے اس میں سے اشرفیاں کاؤنٹ کیں، لیکن اس میں ایک اشرفی کم تھی۔ وہ سب پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا ایک اشرفی باہر گر گئی ہوگی، تو سب گھر والے ایک اشرفی کی کھوج میں نکل گئے۔ ساری رات اس کاری میں گزر گئی تھی کیونکہ ان کو اشرفی نہیں ملی تھی۔ گھر کے سربراہ نے گھر والوں کے ساتھ خوب جھک کی تھی، کیونکہ وہ سب بھی وہ ایک اشرفی ڈھونڈنے پر کامیاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ سارے ناکام لوٹے تھے۔ اس واقعے سے کچھ سمجھ آئے تمہیں؟ مستجاب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو آسان کر کے سمجھاتی ہوں، اس طرح سے انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 99 نعمتوں کو چھوڑ کر اس ایک نعمت کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی ایک حکمت کی وجہ سے نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی دے کر واپس لے لیتا ہے۔ اور تم کو پتہ ہے یہ بات میں تمہیں کیوں بول رہی ہوں؟ مستجاب اس کی بات سن کر سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا، کیونکہ تم بھی اللہ کی 99 نعمتوں کو چھوڑ کر ایک ایسی نعمت کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تمہیں اب نہیں ملے گی۔ مستجاب ابھی بھی الجھا ہوا تھا، اور پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ۔ مستجاب کا دل رکا تھا، سانسیں مدھم ہو گئی تھیں، وہ اب تمہاری زندگی سے جا چکا ہے۔ یہاں دل کی رفتار بہت تیز ہوئی تھی،
तुम इसके पीछे सब भूल रहे हो। इसके हलक से एक गिल्टी सी उभर कर मुस्तजाब, हर इंसान पर यह दिन आता है और इसका प्यारा इसको छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसका मतलब दोस्त ये नहीं होता है कि तुम अपने अल्लाह से मुंह मोड़ लो, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, दादा दादी सबको तकलीफ़ दो। अभी वजदान की हालत तुम अंदर देखते क्या हो रही थी। मेरा भाई रो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तजाब, अगर अल्लाह ने तुमसे वो लिया है ना जिसको तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीन रखो तुम्हें वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे तुमने पाने का तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे भाई, तुम खुद को तकलीफ़ देना बंद करो। मैं जानती हूँ मुस्तजाब, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूँ। वो नहायत ही नरम लहजे में बोल रही थी। कैसी मजबूरी? किसी को दुख देना ये मजबूरी है? आपको पता है ना, दुख देना भी गुनाह होता है। वो नम लहजे में बोला था। मैं अपनी गुनाह की माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने निकले हर लफ्ज़ की माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपको लगे आपने गलती की है तो दूसरे ही पल माफ़ी मांग लो, इसलिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। और बड़ा वो नहीं होता है जो माफ़ी मांगता है, बड़ा वो होता है जो माफ़ कर देता है। वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था, लेकिन ये बात जो इसके दिल में बार बार चुभ रही थी वो बोल ही गया था, आई एम सॉरी। लेकिन मुस्तजाब, मैं मुस्तफ़ा की वकील हूँ। चंदा, वो वकील ऐसे ही सवाल पूछते हैं और ऐसे ही इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। मैंने सिर्फ एक खदशे के तहत कहा था, मैंने तुम्हें कातिल डिक्लेयर नहीं किया था। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मुस्तजाब ने खामोशी से इसके चेहरे को देखा था। आपको पता है, आप बिल्कुल मुस्तफ़ा लाला की तरह हैं, नहायत ही रहम दिल की मालिक, हर इंसान और रिश्ता और इसके जज्बात को समझने वाली। वो भी आप ही की तरह थे, ऐसे ही मुझे समझाते थे। वो बिल्कुल एक ट्रांस की सी कैफियत में बोल रहा था। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, इसकी बातें सुनकर इसको बहुत राहत और सुकून मिला था, इसलिए वो बोल रहा था। हम बोलो। इसने निगाहें आसमान की जानिब मुज़क्करू की थी। मैं मुस्तफ़ा लाला से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये बात मैंने बोली नहीं। पता है, वो बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, जैसे मैं एक 5 या 10 साल का बच्चा हूँ। कभी बड़ा ही नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। लेकिन जब वो गए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा साया छीन गया हो मुझसे। मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, बिल्कुल बिखर सा गया हूँ। इतना प्यार करते थे मुझसे, और आपको पता है आज वो नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुस्तजाब बिल्कुल अकेला हो गया। वजदान और बरक दोनों को अपने आप को गुस्सा आ रहा था। वो वाकई छोटा था और इन दोनों ने ही इसको इसके हाल पर छोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ सहर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। आपको पता है, मैंने उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी थी, लेकिन वो माफ़ नहीं कर रही है। बस वो अब मेरी ज़िंदगी से जाना चाहती है। मशाम इसकी जानिब देख रही थी और वो आसमान की जानिब में बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। इसने निगाहें मशाम पर करी थी। मैं कातिल नहीं हूँ। वो मुझे अपना बेटा बोलते थे। कोई बेटा अपने बाप को कत्ल नहीं कर सकता। मैं अपने लाला के लिए मर सकता हूँ, लेकिन इनको मार नहीं सकता। इस बात पर आंख से आंसू निकलकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। इसकी बात सुनकर मशाम ने एक गहरी सांस ली और आगे एक जज्बे से बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। वो फ़ौरन बोला, आपने एक बात बोलूँ? वो थोड़ा झिझक कर बोला था। हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। लाला कल ऑफिस में बोल रहे थे आपके पास एक ऐसी कन्वेंसिंग पावर है जिससे आप सामने वाले को फ़ौरन कायल कर लेती हैं। क्या आप मेरे लिए सहर को मनाने में मदद कर सकती हैं प्लीज़? मशाम 5 सेकंड तक इसकी बहुत गौर से देखती रही, फिर मुस्कुराते लहजे में बोली, मंजूर है, लेकिन सब ठीक होने के बाद मुझे एक मज़े वाली ट्रीट चाहिए। लेकिन इस ट्रीट में मेरी गुड़िया और मेरा लाडला भी शामिल होगा, मतलब हमज़ा और हिफ्ज़ा दोनों शामिल होंगे, फिर बात बनेगी। ब्रो, इसके लब भी मुस्कुराहट में ढले थे। डन, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी। पीछे इसकी बात सुनकर वो दोनों भी मुस्कुराए थे। वो दोनों एक साथ खड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको क्या बोलकर मुखातिब करूं। तुम मुझे हिफ्ज़ा की तरह आपो बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मुझसे छोटे हो। नहीं, मैं 26 साल का हूँ। वो फ़ौरन इसकी नफ़ी करते हुए बोला था। डियर, मैं 28 साल की हूँ। वो अब मुस्कुरा रही थी। ओ सॉरी, आप दिखने में काफ़ी छोटी लगती हैं। लेकिन हूँ नहीं। चलो अंदर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। वो दोनों पलटे तो सामने ही बरक और वजदान खड़े थे। वजदान ने अपनी बाहें फैलाए तो मुस्तजाब भाग कर इसके गले लगा था। जारी है।